हेलो दोस्तों, ब्राउनियन गति क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, रक्त क्या है, निलंबन है, कोलाइड है या विलयन है, स्याही क्या है, निलंबन है, कोलाइड है या विलयन है। ठीक है, कोहरा क्या है, धुआं क्या है, कैसा है, सॉल है, इमल्सन क्या होता है, इन सब पर चर्चा आज की वीडियो में करेंगे। तो मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे निलंबन, और यह वीडियो पदार्थ के वर्गीकरण चैप्टर जो क्लास 9 का चैप्टर है और ये कंपटीशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो उस चैप्टर का यह चौथा वीडियो होगा। ठीक है, चलिए निलंबन के बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसे सस्पेंशन। अब पहले हम फिगर वाइज समझ लेते हैं, परिभाषा बाद में देखेंगे। हम क्या करते हैं कि एक बर्तन में द्रव लेते हैं, एक कांच का ग्लास है या कांच का कोई बर्तन है, इसमें हम पानी लेते हैं और इसमें हमने घोल दिया है बालू। क्या घोल दिया है? बालू। अब जब बालू आप घोलेंगे तो क्या होगा, बालू के कण भारी होते हैं ना, वो जल में तो ज्यादा देर लटकेंगे नहीं, लेकिन अगर आप इसको घुमा देते हैं, घोल देते हैं एक बार, तो बालू के कण चारों तरफ घूमने लगेंगे, बालू के कण चारों तरफ घूमने लगेंगे। ठीक है, लेकिन बात वहां पर यह होगी कि बालू के कुछ कण ज्यादा नीचे रहेंगे, ज्यादा कण नीचे, बालू के ज्यादा कण रहेंगे और ऊपर बालू के कम कण रहेंगे, और अधिकांश कण जो हैं वो नीचे रहेंगे, कुछ कण ऊपर भी रहेंगे, और ये सभी कण इधर इधर उधर करते रहेंगे, इधर उधर तैरते रहेंगे। ठीक है, निलंबित स्थिति में रहेंगे। स्थिति किस स्थिति में रहेंगे? निलंबित स्थिति में, मतलब कि लटके हुए रहेंगे। ठीक है, और ये कण हमको दिखाई भी देंगे, ये कण हमको दिखाई देंगे। आप अगर पानी में बालू के कण खोलेंगे तो दिखाई देंगे। इसी कण के जगह अगर हम जो खल्ली होता है, चौक लिखने वाला ब्लैक बोर्ड पर, उसके चूर्ण को भी अगर पानी में मिला करके घोल दे तो वे कण भी चारों तरफ लटके हुए रहेंगे पानी में। ठीक है, तो इस और निलंबित स्थिति में रहेंगे, तो इसे हम कहेंगे निलंबन। क्या कहेंगे? निलंबन। देखिए परिभाषा कहता है निलंबन एक विषमान पदार्थ होता है या मिश्रण होता है। तो ये कैसा है? विषमान है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए पदार्थ का संघटन समान है संपूर्ण द्रव में तो नहीं, यहाँ पर कम कण है, यहाँ पर ज्यादा कण है नीचे, तो समान नहीं है। संपूर्ण द्रव में या संपूर्ण विलयन में जो संघटन है वो समान नहीं है, तो यह समान नहीं, विषमान है। तो निलंबन एक विषमान पदार्थ है जिसमें किसी ठोस के कण बिना घुले हुए, क्या बालू घुल जाएगा जल में? नहीं घुलता। खल्ली के जो कण होंगे वो घुल जाएंगे? नहीं घुलते हैं। तो बिना घुले हुए द्रव या गैस में निलंबित स्थिति में रहते हैं, लटके हुए रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं? निलंबन। तो आप परिभाषा लिख लीजिए और एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो एग्जाम्पल हो जाएगा कि जल में बालू के कण, जल में बालू के कण क्या होंगे? निलंबन होगा। जल में खड़िया, खड़िया कहा जाता है खल्ली को, या चौक कहते हैं उसको, चौक का चूर्ण डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? निलंबन होगा। वो क्या होगा? निलंबन। आप ध्यान देंगे कि निलंबन के कणों का जो आकार होता है वो इतना बड़ा होता है कि हमको दिखाई देता है। निलंबन के कणों का आकार कितना होता है? बड़ा होता है, दिखाई देता है। चलिए निलंबन के गुणों को समझते हैं। आप नोट कीजिएगा निलंबन के गुण। ठीक है, अब निलंबन का सबसे पहला गुण आप जान रहे हैं कि निलंबन विषमान होता है। निलंबन क्या होता है? निलंबन विषमान होता है। आप नोट करेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा लिखूंगा, आप पूरा लिख लेंगे। निलंबन विषमान होता है। आपसे पूछा जाएगा, कई परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन विषमान है। ठीक है, तो आप निलंबन आंसर देंगे, मतलब निलंबन वहां पर आंसर हो जाएगा। या कौन समान है? तो वास्तविक विलयन समान है। निलंबन कोलाइड दोनों भी समान होते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि निलंबन के जो कण होते हैं, निलंबन के जो कण होते हैं, निलंबन मूल रूप से अस्थायी है। कैसा? अस्थायी। ध्यान देंगे, निलंबन अस्थायी। हम इसको अस्थायी क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप कुछ देर छोड़ देंगे तो सारा कहाँ बैठ जाएगा? सारा बालू का कण नीचे बैठ जाएगा ना तली में, तो कुछ ही देर के लिए ऊपर रहा, बाकी समय में क्या हो गया? थोड़ी देर बाद ये नीचे बैठ गया, मतलब कि यह अस्थायी नहीं था। कैसा था? अस्थायी। तो लिखेंगे कि यह अस्थायी होता है। यह कैसा होता है? अस्थायी होता है। ठीक है, उसके बाद निलंबन के
कणों का जो आकार होता है, निलंबन के कणों का जो आकार होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो निलंबन के कणों का व्यास 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर होता है। लगभग कितना होता है? 10 के पावर माइनस 5 सेंटीमीटर क्या व्यास या परिसर कहते हैं इसे। अब आगे देखिए अगला गुण क्या होगा इसका, चौथा। तो चौथा गुण हम ध्यान देंगे कि निलंबन के कण छन्ना पत्र से अलग किए जा सकते हैं। अगर आप इसे छान दीजिएगा तो क्या होगा, अलग हो जाएगा ना। तो इसे छन्ना मतलब कि निलंबन के ठोस कणों को, निलंबन में ठोस के जो कण होते हैं उन कणों को छन्ना पत्र से अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर इसे छन्ना पत्र से अलग कर सकते हैं। कणों का व्यास जो होता है वो क्या होता है, 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर। यह अस्थायी होता है। निलंबन विसमान होता है। निलंबन कैसा होता है, विसमान होता है। चलिए टाइमिंग, तो चलिए तो इन चीजों को समझने के बाद एक चीज और आपको ध्यान दिया जा रहा होगा आपसे कि आप यह कह सकते हैं कि निलंबन के कणों को नग्न आंखों से या माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इसके कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। आप सुन करके लिखने की कोशिश कीजिए, अब ज्यादा लिखने से ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है। ठीक है, अब चलिए हम समझते हैं कोलॉइड। निलंबन के बारे में ये चीजें आप जरूर उतार लेंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसकी परिभाषा को मिटा रहा हूँ ताकि उसकी परिभाषा लिखने का जगह मिल सके। तो ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम निलंबन पढ़ चुके हैं, अब हम देखते हैं कोलॉइड। क्या कोलॉइड की कोलॉइड क्या होता है। तो चलिए कोलॉइड की परिभाषा अगर हम देखें तो कोलॉइड वैसा विलयन होता है, ठीक, कोलॉइड वैसा विलयन है जिसके कणों का आकार, जिसमें मतलब कि कणों का आकार जो होगा वो वास्तविक विलयन और निलंबन के मध्यवर्ती होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कोलॉइड वैसा विलयन है जिसमें विलेय के कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच या मध्यवर्ती लिख सकते हैं होता है। ठीक है, आप ध्यान से समझिए, हमने 3 बर्तन लिए हैं और तीनों में द्रव रखा हुआ है। अब देखिए इसके अंदर जो कण है घुले हुए, वे कण हमको आसानी से दिखाई दे रहे हैं। वे कण आसानी से दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके कणों का जो आकार है या व्यास है वो है 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 के पावर 5 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, निलंबन है, क्या है, निलंबन। और इसके कणों का आकार जो है वो 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर है, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। इसके कण दिखाई नहीं देते हैं। वास्तविक विलयन, तो वास्तविक विलयन के कण दिखाई नहीं देते हैं। और ये क्या है, इसमें कण बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें इतना छोटा है कि दिखाई नहीं दे रहा, इसमें इतना बड़ा है कि दिखाई दे रहा, लेकिन इसमें इस दोनों के मध्यवर्ती है। मतलब कि 10 के पावर माइनस 8 से लेकर के 10 के पावर माइनस 5 सेंटीमीटर के बीच। ठीक है, तो ये कोलॉइड है। क्या है, कोलॉइड। मतलब कि कोलॉइड के
कणों का जो आकार होगा, कोलाइड के कणों का जो आकार होगा वो कितना होगा, तो 10 की पावर माइनस 8 से 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर के बीच। मतलब वैसे विलयन जिसके कणों का आकार, वैसा विलयन जिसके कणों का आकार वास्तविक विलयन मतलब 10 की पावर माइनस 8 और निलंबन मतलब कि 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर के मध्य होगा, उसे हम कहेंगे कोलाइड। क्या कहेंगे, कोलाइड। तो कोलाइड को आप समझ चुके। अब कोलाइड के एग्जाम्पल देख लीजिए, कोलाइड के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। तो रक्त, रक्त क्या है, कोलाइड है, ठीक है। कुहासा या कोहरा, ठीक है, वो क्या है, कोलाइड है। अगर हम बात करें कुहासा के बाद धुआं, धुआं भी क्या है, कोलाइड है। हम बात करें स्याही, स्याही क्या है, कोलाइड है। पेंट, पेंट भी क्या है, कोलाइड है, ठीक है। या कीचड़, जल का कीचड़ जो है वो भी क्या है, कोलाइड के रूप में लिया जाता है। तो इस तरह से ये सब कोलाइड के उदाहरण है, इसको आप याद कर लेंगे। इस पर अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे दूध क्या है, दूध भी एक तरह का कोलाइड है। दूध क्या है, एक तरह का कोलाइड है, एग्जाम्पल में उसको भी लिख जाइए। मक्खन भी एक तरह का कोलाइड है, ठीक है। तो ये सब एक तरह के कोलाइड है, और कोलाइड के कणों का जो आकार होता है वो 10 की पावर माइनस 8 से 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर के बीच होता है। कहीं कहीं आपको 10 की पावर माइनस 7 भी दिखेगा, 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर भी दिखेगा, तो घबराने की बात नहीं है, यह भी सही ही होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कोलाइड के गुणों के बारे में, और उसी में आएगा ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं कोलाइड के गुण। अब देखिए इसके गुण देखते हैं, कोलाइड के गुण। आप लिखेंगे कोलाइड के गुणों के बारे में, ठीक है। चलिए तो सबसे पहली बात, पहला गुण आप नोट कीजिएगा कि कोलाइड विषमांग होता है। कोलाइड कैसा मिश्रण होता है, विषमांग मिश्रण होता है। कोलाइड कैसा मिश्रण होता है, विषमांग मिश्रण होता है। दूसरा गुण लिखिएगा कि कोलाइड को छानकर अलग, मतलब कोलाइड के जो कण होंगे वो बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। तो छानकर अलग नहीं किया जा सकता है। छानकर कोलाइड के कणों को छानकर अलग नहीं किया जा सकता है। और मैंने उर्दू भी लिख दिया। चलिए उसके बाद है अस्थायित्व। अस्थायित्व के बारे में तो कोलाइड बहुत ही अस्थायी होता है। कोलाइड जो होता है बहुत ही अस्थायी होता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में रक्त को कुछ देर छोड़ भी दिया जाए फिर भी उसके जो कण हैं वो नीचे नहीं बैठेंगे, ठीक है, उसमें घूमते ही रहेंगे, वहीं रहेंगे, ठीक है। अगर आप स्याही देख ले या पेंट देख ले, पेंट को भी बहुत देर तक आप छोड़ दें तो क्या होगा, उसके कण नीचे बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो ये सब जो है वो अस्थायी होता है। दूध को भी आप अगर बहुत देर तक भी छोड़ दें फिर भी उसके कण नीचे बैठेंगे क्या, नहीं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अत्यधिक अस्थायी होता है, ठीक है। अस्थायित्व की अगर बात करें तो हम लिखेंगे कि कोलाइड जो होता है वो अस्थायी होता है, ठीक है। कोलाइड क्या होता है, अस्थायी होता है। अगला कणों का आकार, तो कणों का आकार आपको दिखाया गया कि 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर से लेकर के 10 के पावर माइनस 5 सेंटीमीटर होता है। इसके कणों का आकार कितना होता है, मतलब कणों का व्यास कितना होता है, 10 की पावर माइनस 8 या 10 की पावर माइनस 7 से 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर। यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ब्राउनी गति। कौन सी गति, ब्राउनी गति। इसको नोट कीजिएगा आप वीडियो रोक करके, और हम इसको मिटा करके आप देखते हैं। हम 4 गुणों को हमने देख लिया, 5वां गुण देखिए। 5वां गुण हो जाएगा ब्राउनी गति। ब्राउनी गति, इस गति का परीक्षण सबसे पहले ब्राउनी नामक वैज्ञानिक ने किया था, मतलब ब्राउन नाम था उनका, इसलिए इस गति को नाम दिया गया ब्राउनियन या ब्राउनी गति। अब देखिए ब्राउनी गति क्या होता है, किसी कोलाइड में जो कण होते हैं, ठीक है, किसी कोलाइड में जो कण होते हैं, ठीक है, जो विलेय के कण होते हैं, वे कण हमेशा
इधर उधर गति करते रहते हैं, जिग जैग गति करते हैं। जिग जैग मतलब कभी इधर कभी उधर कभी इधर, कोई निश्चित दिशा नहीं होता है। ये कण हमेशा इधर तो कभी उधर कभी इधर इस तरह से गति करते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो जिग जैग रूप में गति करते रहते हैं, इसी गति को कहते हैं हम क्या, ब्राउनी गति। और ये गति उत्पन्न क्यों होता है, तो जो विलायक है और जो विलेय के कण है, इन दोनों में टकराव होता रहता है। विलायक और विलेय के कणों के बीच टकराव होते रहता है, जिससे यह गति उत्पन्न होती है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, तो ब्राउनी गति कैसी गति है, तो कोलाइड के कण, कोलाइड में विलेय के कण इधर उधर, या टेढ़े मेढ़े लिखिए ज्यादा बेहतर रहेगा, टेढ़े मेढ़े गति करते रहते हैं, ठीक है। और इस गति को हम कौन सी गति कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। कौन गति कहते हैं, ब्राउनी गति, ठीक है। तो इसको नोट कर जाइए, फिगर भी बना सकते हैं आप कि ये जिग जैग रूप में गति कर रहा है, ठीक है। तो ब्राउनी गति आप समझ चुके हैं। अब आगे हम देखते हैं टिंडल प्रभाव को। अब देखिए, अब पांचवा गुण हमने ब्राउनी गति पढ़ा, अब छठा गुण हम देखते हैं कोलाइड का, टिंडल प्रभाव। क्या, टिंडल प्रभाव। चलिए अब एक प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ हमने एक वास्तविक विलयन लिया है। कैसा विलयन, वास्तविक विलयन। और यह जो विलयन है यह कोलाइड विलयन है, कोलाइड विलयन, ठीक है। अब दोनों यहाँ पर हम जब टॉर्च से प्रकाश देते हैं तो यहाँ हमको जो प्रकाश की रेखा है, ठीक है, किरण पुंज दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर किरणें जो है अदृश्य हो गई। जो प्रकाश के गुजरने का जो रेखा है, मतलब कि किरण पथ जो है वो अदृश्य है। यहाँ क्या है, अदृश्य मतलब नहीं दिख रहा है, अदृश्य किरण पथ मतलब प्रकाश जो गुजर रहा है उसका पथ हमको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर किरण पथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए ये वास्तविक विलयन है, इसके कणों का आकार बहुत ही छोटा है, इसके कणों का आकार बहुत छोटा है, जिस कारण से यहाँ ये जो प्रकाश की किरणें गुजर रही है, ये किरणें किसी, यहाँ पर कण है ही नहीं तो टकरा नहीं रही है, ठीक है। और यहाँ पर किरणें, कण रहेगा तभी तो प्रकाश की किरणें टकराएंगी और छितराएंगी, जिसको प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यहाँ पर कणों की जो आकार है, साइज है, वो इतना छोटा है कि ये प्रकाश की किरणें यहाँ से टकरा ही नहीं रही है, तो दिखाई नहीं देगी, सीधे सीधे तौर पर पार कर जाएगी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद कोलाइड के जो कण होते हैं उनका आकार क्या है, थोड़ा सा वास्तविक विलयन के कणों के आकार से बड़ा है, तो यहाँ पर ज्यादा मात्रा में कण है, यहाँ पर कणों की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। तो कणों की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये प्रकाश की किरणें जब यहाँ से गुजरती है, ये प्रकाश की किरणें जब यहाँ से गुजरती है तो इससे टकराती है, इन कणों से टकराती है और छितरा जाती है। प्रकाश क्या होता है, फैल जाता है। तो ये प्रकाश की पुंज जो है वो हमको दिखाई देने लगते हैं, प्रकाश की किरण जो है वो दिखाई देने लगती है, किरण पथ दिखाई देने लगता है, किरण पथ दृश्य हो जाता है, मतलब दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो ये जो घटना घटी कि कोलाइड विलयन से अगर हम प्रकाश की किरणें गुजारते हैं तो किरण पथ दिखाई देने लगता है और ये पारभासी हो जाता है। कैसा हो जाता है, पारभासी, ठीक है। तो इस पारभासी होने की घटना को हम क्या कह रहे हैं, पारभासी होना, ट्रांसलूसेंट होना क्या कहलाता है, तो इसको हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्यों घटता है, तो टिंडल प्रभाव के घटने का कारण है क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आप टिंडल प्रभाव के बारे में लिख सकते हैं कि जब किसी कोलाइड विलयन से, जब किसी कोलाइड विलयन से प्रकाश किरणों को गुजारा जाता है तो किरण पथ दिखाई देने लगता है। तो आप लिख लीजिए खुद ही, तो किरण पथ
दिखाई देने लगता है, वह पथ जो है पारभासी हो जाता है, विलयन का वह भाग क्या हो जाता है, पारभासी हो जाता है। इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं, इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। आप एक तरह से और लिख सकते हैं, मतलब एक जगह और आपको ऐसा चीज दिखता है, जब प्रकाश आ रही हो किसी दिशा, मतलब कि खिड़की के छोटे से छेद से जब प्रकाश आता रहता है तो आपको उसमें बहुत सारे धूल कण दिखाई देते हैं ना, तो वहां भी क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, वह भी वायु में टिंडल प्रभाव है। क्या है, वायु में टिंडल प्रभाव है, यहाँ पर विलयन में टिंडल प्रभाव। तो इस तरह से टिंडल प्रभाव को आप आसानी से समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे विलयन के सांद्रण पर और सामर्थ्य पर। ठीक है, तो चलिए अब इसको मिटाते हैं और आगे आते हैं। अब आइए हम कोलाइड के प्रकार देखते हैं। कोलाइड के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रमुख है, जहां बहुत सारे प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, उसको हम देखते हैं। तो सॉल, ठीक है, SOL, पायस या इंग्लिश में इमल्सन कहते हैं, जेल को जेल ही कहते हैं, और एरोसॉल। ये 4 प्रकार के मतलब कोलाइड के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला जो कोलाइड का प्रकार है वो सॉल है। क्या है, सॉल। सॉल में क्या होता है, तो सॉल हम उसे कहेंगे जब द्रव में ठोस घुला हुआ रहेगा। जब द्रव में जो परिक्षेपण माध्यम होगा वो परिक्षेपण माध्यम द्रव होगा। परिक्षेपण माध्यम क्या होगा, द्रव, माध्यम होगा द्रव, और परिक्षेपित प्रावस्था जो होगी, ठीक है, या प्रक्षेपित कण जो होंगे वो जब ठोस होंगे तब हम उसे क्या कहेंगे, सॉल कहेंगे। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MOM लिखा हुआ है, आप लिखिएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। रंग में क्या होता है, द्रव होता है, और उसमें जो रंग के छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। तो ज्यादा मात्रा में कौन है, माध्यम कौन है, द्रव, और द्रव के अंदर कौन है, ठोस के कण। पेंट जो होता है, मतलब स्याही जो होती है, ठीक है, स्याही में क्या होता है, तो स्याही में भी वही बात है कि द्रव होता है और द्रव में छोटे छोटे कण होते हैं, रंगीन कलरफुल कण होते हैं छोटे छोटे। या कोलाइडी सोना जो होता है वहां भी यही बात होती है, ज्यादा मात्रा में द्रव होता है और कम मात्रा में छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। तो माध्यम जब द्रव रहेगा और कण जो रहेगा वो ठोस जब रहेगा तब हम उसको कहेंगे सॉल। क्या कहेंगे, सॉल। एग्जाम्पल आप जरूर लिखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, रंग, स्याही, कोलाइडी, सोना। अब अगला है पायस। क्या है, सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं यहां से। पायस, इसको इंग्लिश में इमल्सन कहते हैं। जब प्रक्षेपित माध्यम और प्रक्षेपण प्रावस्था दोनों द्रव रहेगा, द्रव में द्रव ही घुला हुआ है, द्रव में द्रव ही जब घुला हुआ रहेगा, ठीक है, और वह अगर कोलाइड है तो उसको हम कहेंगे पायस। क्या कहेंगे, पायस। जैसे दूध, मक्खन भी द्रव है, मक्खन भी एक तरह का द्रव है, और दूध भी द्रव है, ठीक है, तो दोनों मिला हुआ है, तो क्या है वो, जल भी द्रव है और मक्खन भी द्रव है, जल भी द्रव है और मक्खन भी द्रव है, और दोनों मिलकर के दूध बना हुआ है। क्या बना हुआ है, दूध। तो द्रव में द्रव है, द्रव में ही तो द्रव है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पायस कहेंगे। क्या कहेंगे, पायस। तो दूध, मक्खन, ये सब क्या है, पायस है, पायस का उदाहरण है, ठीक है। अगला जेल। जेल क्या होगा कि ठोस ज्यादा मात्रा में होंगे और उसके अंदर कुछ मात्रा में होंगे क्या, द्रव। जैसे मक्खन में, तो मक्खन आप देखें तो मक्खन क्या है, पायस भी और जेल भी है। मक्खन में, मक्खन एक तरह का ठोस रूप मान लेते हैं हम, ठीक है, और उसके अंदर मतलब कि मक्खन द्रव है और उसके अंदर ठोस के कण होते हैं थोड़े से, तो वो हो गया क्या, जेल। पनीर क्या है, पनीर भी इसी तरह से ठोस में द्रव है, ठोस में द्रव, वहां पर प्रक्षेपण माध्यम जो है वो क्या होगा, ठोस है, ठीक है। उसके बाद एरोसॉल, यहां पर ध्यान देंगे, एरोसॉल। एरोसॉल में जब गैस में द्रव या ठोस मिला हुआ रहेगा तब हम उसको कहेंगे एरोसॉल। क्या कहेंगे, एरोसॉल। इसको समझते हैं। जब गैस में द्रव मिला हुआ, कोई एग्जांपल है क्या ऐसा, गैस में द्रव वाला कोई एग्जांपल, तो हाँ, आप, वायु क्या है, गैस है, वायु क्या है, गैस, और उसमें रहता है क्या, द्रव के बारे में, तो उसमें रहता है जल, ठीक है, बादल जल के रूप में जब रहता है, ठीक है, या जलवाष्प या ओस। क्या, ओस। ओस क्या है, तो ओस वायु में लटका हुआ रहता है ना, तो वायु ज्यादा मात्रा में है और ओस के जो जल की जो बूंदे हैं ओस के रूप में वो कम मात्रा में है, ठीक है। तो कुहासा, कुहासा, ठीक है। बादल, बादल भी क्या है, गैस में जल के छोटे छोटे कण हैं, तो बादल, ठीक है, वायु में है। तो ये दोनों गैस में द्रव है, गैस में द्रव, एरोसॉल है। कुहासा और बादल कैसा कोलाइड है, एरोसॉल है, ठीक है। और किसमें क्या है, तो द्रव में गैस है।
और गैस में ठोस, गैस में ठोस क्या होगा? धुआं। क्या? धुआं। अब देखिए गैस में धुएं के छोटे छोटे कण होते हैं, तो वो कण कहाँ तैर रहे हैं? गैस में तैर रहे हैं, तो माध्यम क्या है? गैस। और कण छोटे छोटे कौन है? धुआं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि गैस में ठोस कौन होगा? धुआं। तो एरोसोल कौन होगा? गैस में द्रव या ठोस जब मिला हुआ रहे तब उसको क्या कहेंगे? एरोसोल। और माध्यम क्या होना चाहिए? गैस। अधिक मात्रा में क्या होना चाहिए? गैस होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं। इन चीज को नोट कीजिएगा, एग्जाम्पल जरूर उतारिएगा। चलिए अब बात करते हैं विलयन के सांद्रण या सामर्थ्य पर। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहता है कि विलयन के इकाई आयतन या द्रव्यमान में, ठीक है, विलयन के इकाई आयतन या द्रव्यमान में घुले हुए विलय की मात्रा को, घुले हुए विलय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। मतलब कि विलयन का जो सांद्रण है वह निर्भर करता है विलय की मात्रा पर। आप नोट कर लेंगे, अलग एक स्टार पॉइंट लिखेंगे आप स्टार लगा करके कि विलयन का सांद्रण जो है विलय की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे आप समझिए कि स्ट्रेंथ क्या होता है। तो हमने दो जगह 1 लीटर जल लिया है। कितना जल लिया है? 1 लीटर। यहां भी 1 लीटर। ठीक है, अब दोनों जगह हमने 1-1 लीटर जल लिया है। इसमें हम बोलते हैं 200 ग्राम चीनी। कितना? 200 ग्राम चीनी। और इसमें हम बोलते हैं 300 ग्राम चीनी। कितना चीनी? अब आप सोच सकते हैं कि किसकी शक्ति ज्यादा होगी, सामर्थ्य किसका अधिक है। तो आप सीधा सीधा तौर पर आप समझ रहे हैं कि विलय की मात्रा पर निर्भर करती है। और विलय की मात्रा किसमें अधिक है? तो इसमें ना, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, तो बी में ज्यादा मात्रा में विलय घुला हुआ है। मतलब कि यहाँ पर विलय का जो मतलब विलयन की जो सांद्रण या सांद्रता होगी या विलय की जो सामर्थ्य या शक्ति होगा विलयन का, वो किसमें अधिक होगा? तो बी में, क्योंकि यहाँ पर विलय की मात्रा अधिक है। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या? सामर्थ्य। लेकिन सामर्थ्य देखने के लिए, विलयन के शक्ति को देखने के लिए, सामर्थ्य या सांद्रण को देखने के लिए हम प्रतिशत के रूप में निकालते हैं और उससे प्रश्न बनते हैं। ध्यान देंगे, पहले तो ये जान लीजिए कि प्रतिशत के रूप में भी 2 तरह से निकलता है। एक निकलता है द्रव्यमान के रूप में, और एक निकलता है आयतन प्रतिशत के रूप में। ठीक है, दोनों रूपों में आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप सीधे तौर पर आप यह जान लीजिए कि विलयन के 100 भागों में, देखिए विलयन के 100 भागों में घुले हुए, विलयन के 100 भागों में घुले हुए विलय की मात्रा को, विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, अब इस हिसाब से 100 भागों में घुला हुआ, तो आप इसे क्या कर सकते हैं? प्रतिशत के रूप में निकाल सकते हैं। किस रूप में निकाल सकते हैं? प्रतिशत के रूप में। तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में जब निकालना हो तो उसके लिए सूत्र क्या होगा? ठीक है, विलय का द्रव्यमान बटा विलय प्लस विलायक का द्रव्यमान गुने 100। ठीक है, यह सूत्र नोट कर लीजिए कि विलयन का साधारण अगर द्रव्यमान प्रतिशत में निकालना है तो विलयन का द्रव्यमान बटा विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान गुने 100। और अगर आयतन के रूप में निकालना है, कथी में? आयतन में, तो वहां पर आयतन क्या? लीटर में, तो आयतन के रूप में विलयन सांद्रण या विलयन का सांद्रण बराबर विलय का आयतन बटा विलय प्लस विलायक दोनों का आयतन गुने 100। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है,
आप जानते हैं कि विलेय और विलायक, विलेय और प्लस विलायक, यहां लिखते हैं विलेय और विलायक मिलकर के क्या बनते हैं, विलियन बनते हैं ना, क्या बनते हैं, विलियन। तो अगर यहाँ पर सीधे विलियन का द्रव्यमान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में विलियन का द्रव्यमान दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे कि दोनों को अलग अलग ना लिख करके यहाँ पर ये सीधे इसके जगह पर विलियन का द्रव्यमान भी लिखा जा सकता है। विलेय और विलायक को मिला करके जो द्रव्यमान लिखा हुआ है उसके जगह पर सीधे क्या लिखा जा सकता है, विलियन का द्रव्यमान, ठीक है, या विलियन का आयतन सीधे तौर पर लिखा जा सकता है। तो आइए इन सूत्रों पर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और बनाते हैं। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है किसी पदार्थ का 5 ग्राम, तो पदार्थ का 5 ग्राम किसी विलायक पे 25 ग्राम में घुला हुआ है। तो यहाँ पर 5 ग्राम किस में घुला हुआ है, 25 ग्राम में। तो ज्यादा मात्रा में विलायक, तो विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान दिया हुआ है ना, ग्राम में दिया हुआ है, मतलब द्रव्यमान दिया हुआ है। तो विलायक का द्रव्यमान कितना है, 25 ग्राम, और विलेय का द्रव्यमान 5 ग्राम, ठीक है। और हमको ज्ञात क्या करना है, विलियन का सांद्रण। तो द्रव्यमान के रूप में ज्ञात करना है तो क्या है सूत्र, विलियन का सांद्रण, विलियन का सांद्रण बराबर क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान, तो ऊपर में क्या लेंगे, विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान कितना, 5 ग्राम बटा विलेय का द्रव्यमान कितना है दिया हुआ, 25 ग्राम, और विलेय का द्रव्यमान 5 ग्राम। तो नीचे क्या, विलेय और विलायक दोनों का जोड़ करके ना, तो 5 ग्राम और प्लस 25 ग्राम गुने कितना, 100। चलिए गुने 100 काउंट करेंगे, 5 ग्राम बटा 30 ग्राम गुने 100, ठीक है। ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दीजिए, अब बच गया 500 बटा 30, 0 से 0 कैंसिल, 50 बटा 3, 50/3%। कितना आ गया, आप इसको दशमलव में भी बदल सकते हैं, तो 50/3% आ गया क्या, सांद्रण। तो यहाँ पर इस विलियन की सांद्रण ज्ञात हो गई क्या, 50/3%। अगर आयतन के रूप में भी दिया हुआ रहे तो देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि 10 मिलीलीटर जल को 40 मिलीलीटर एल्कोहल में घोला गया है, तो विलियन का सांद्रण प्रतिशत में क्या होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं मिलीलीटर में दिया हुआ, मतलब आयतन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, आयतन। तो आयतन रहे चाहे ग्राम रहे, मतलब द्रव्यमान रहे, दोनों के लिए सूत्र समान है। सूत्र क्या है, समान, और प्रतिशत भी क्या आने वाला है, समान ही आएगा। तो सीधा यहाँ पर कम मात्रा में जल है, तो जल यहाँ पर विलेय है, जल क्या है, विलेय। तो हम सीधे सीधे तौर पर, आप यहाँ हम आपको समझा रहे हैं तो ज्यादा टाइम लग रहा है, आप जब अपने खुद से बनाएंगे तो सीधा आप रखेंगे कि 10/10 और 40 50 और गुने 100, इससे ही खत्म। कितने बार में, 2 बार में, आ गया 20%। कितना आ गया, 20%। तो ऐसे ही बनाया जा सकता है ऑब्जेक्टिव। अगर सब्जेक्टिव हो तो सीधा हम लिखेंगे विलेय कितना है, विलेय का आयतन कितना दिया हुआ है, 10 ml। उसके बाद विलायक का आयतन कितना दिया हुआ है, तो 40 मिलीलीटर। अब हमको आयतन के रूप में क्या निकलना है, विलियन सांद्रण, विलियन का सांद्रण बराबर क्या सूत्र है, विलेय का आयतन। तो विलेय का आयतन कितना है, 10 मिलीलीटर, और विलेय प्लस विलायक का आयतन, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 50 मिलीलीटर और गुने 100% में है, तो 2 बार में 10 गुना 20%। कितना आया, 20%, ठीक है। तो इस तरह से इस विलियन का सांद्रण कितना हो गया, 20%। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना ले। और एक चीज ध्यान देंगे, जब यहाँ पर विलायक दिया हुआ है, ठीक है, अगर विलियन दिया हुआ रहता तो हम सीधे डायरेक्ट वहां पर जो विलियन रहता वो लिख देते, ठीक है। तो बस ये चैप्टर जो है अब समाप्त हो चुका है। अगला चैप्टर होगा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वो है परमाणु, अणु और आयन। तो परमाणु, अणु और आयन को अगले चैप्टर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।